Friends, aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success. And for any updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover all about Khalistan movement. You can take it as a lecture or GD because it is very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of current affairs also. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। देखो, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट हुआ था फेब 23 को। पंजाब में एक प्रो खालिस्तान लीडर है जिनका नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह जो है, इन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलके अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम है अजनाला पुलिस स्टेशन, वहां पर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इनके फॉलोअर्स के पास हथियार थे और पुलिस फोर्स को उन्होंने इतना फोर्स कर दिया कि सो दैट वो अपने साथी को छोड़ने के लिए, मतलब छुड़वाने के लिए वो लोग वहां पे गए थे, और जिनका नाम था लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान। देखो, इस पूरे इंसिडेंट में ऐसा लगा जैसे पंजाब पुलिस ने घुटने टेक दिए अमृतपाल सिंह के और उनके फॉलोअर्स के सामने। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि अमृतपाल सिंह है कौन। देखो, अमृतपाल सिंह जो है वो एक फॉलोअर है। किन के फॉलोअर है? वो एक मिलिटेंट जर्नैल सिंह भिंडरावाला के फॉलोअर है। आपको एक बात बताती हूँ मैं, आपने दीप संधू का नाम सुना होगा फार्मर मूवमेंट में। इनका नाम सामने आया था। इनके विचार भी बहुत ज्यादा ज्यादा प्रो खालिस्तान थे। बाद में उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और दीप संधू ने उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था वारिस पंजाब थी। उस ऑर्गेनाइजेशन के अब हेड हैं अमृतपाल सिंह। पहले ये दुबई में रहते थे, काफी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बार बार खालिस्तान की बात बोलते हैं और कहते हैं कि जब हिंदी राष्ट्र की बात होती है तो खालिस्तान की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। अब हम देखो खालिस्तान के बारे में इन डिटेल में जानते हैं, लाइक इन डिटेल एज इन हिस्ट्री की बात करेंगे। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, कब? 1947 में। उस टाइम पे रिलीजन के नाम पर डिवीजन हुआ था इंडिया का। ओके, पार्टीशन हम कह सकते हैं या डिवीजन हम कह सकते हैं। सो जैसे कि हिंदूज के लिए जिन्ना की थ्योरी के अकॉर्डिंग दो कंट्रीज होनी चाहिए, हिंदूज के लिए इंडिया और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। लेकिन कांग्रेस ने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया और कांग्रेस के अकॉर्डिंग इंडिया सिर्फ हिंदूज का नहीं बल्कि वो सारे रिलीजियस के इक्वल है। लेकिन जब डिवीजन हुआ इंडिया का, काफी दंगे हुए, खासकर बंगाल में एंड पंजाब में। और बंगाल एंड पंजाब के दो पार्ट्स में डिवीजन भी हो गए। पाकिस्तान को जो पंजाब मिला, जहां पर जो हिंदूज और सिख रहते थे वो भागकर इंडिया में आ गए, और इंडिया के पंजाब में जो मुस्लिम रहते थे वो भागकर कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। ओके, अब देखो, उस टाइम पे जब भाग के चले गए तो डिवीजन में जहां पर नानक जी का, हम कहते हैं नानक जी का जन्म हुआ था, वो पाकिस्तान में चली गई जगह। और डिवीजन के शुरुआत में कुछ पंजाबी स्पीकिंग लोगों ने आवाज उठाई कि हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और उन्होंने ऑटोनॉमी की बात क्यों की शुरुआत में? देखो, उनका ये कहना था, उनकी ये थीसिस थी एज पर देम कि हिंदूज को तो इंडिया मिल गया और पाकिस्तानीज को मिल गया मतलब मुस्लिम्स को मिल गया पाकिस्तान। ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं, ये उन लोगों के अकॉर्डिंग। तो उनका ये कहना था कि उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए जिससे वो खुद को गवर्न कर सके। ओके, और खुद को गवर्न करने के साथ साथ वो चाहते थे, वो मांग कर रहे थे पंजाब के कुछ लीडर्स की। शुरुआत में उनकी जो ये मांगे थी वो इतनी इंटेंस नहीं थी और मांग अलग से राज्य बनाने की थी कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए एक राज्य बन जाए। 1955 में एक एक्ट आया। ओके, कौन सा एक्ट था वो एक्ट था आपका द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, जिसके तहत ये डिमांड को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। और कौन सी डिमांड को? राज्य बनाने की डिमांड को। लेकिन जिस डिमांड उन्होंने ये बोला, देखो हमारे कंट्री में काफी सारी लैंग्वेजेस है, अगर हम लैंग्वेजेस के हिसाब से स्टेट बनाने लगे तो बहुत ज्यादा स्टेट्स बनानी पड़ जाएगी। लेकिन आप सबको पता है, देखो ये मांग और ज्यादा
जागने लगी। और फाइनली 1966 में क्या हुआ, दो स्टेट्स बनी, हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग लोग थे, हरियाणा में मोस्ट ऑफ द हिंदी स्पीकिंग लोग थे। और बाद में आपने देखा एक हिमाचल स्टेट भी बनी जो 1971 से पहले यूटी थी। ओके, और चंडीगढ़ को लेके भी विवाद शुरू हो गए थे। अब देखो, ये जो पंजाब की ऑटोनॉमी को लेके जो मांगे चल रही थी, उसे अकाली दल सहानुभूति बटोरने लगा, जो कि एक पंजाब की पार्टी है। और 1967 एंड 1969 में अकाली दल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 1971 में इंडिया वॉर जीत गया। ओके, जब इंडिया जो है वो वॉर जीत गया, उसके बाद क्या होता है कि और अलग से एक कंट्री बनी जिसका नाम था बांग्लादेश। उस टाइम पर कांग्रेस एंड इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। तो जब पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई तो अकाली दल अपने इलेक्शंस हार गया, और 1973 में अकाली दल के लीडर्स इकट्ठे हुए। वो कहां पे इकट्ठे हुए? अनंतपुर साहिब में। जब वो इकट्ठे हुए अनंतपुर साहिब में, वहां पर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में क्या था? उस रेजोल्यूशन में उनकी कुछ डिमांड्स थी। अगर हम उनके डिमांड्स की बात करें तो उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें जो है क्या देना चाहिए, उनको चंडीगढ़ दे दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पास सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री कम्युनिकेशन के इश्यूज हो, और बाकी सारी ऑटोनॉमी पंजाब को दी जाए। यहां तक तो ठीक था, एज एन खालिस्तान की मांग अभी नहीं उठी थी। लेकिन क्या हुआ, 1978 में भिंडरेवाले की एंट्री हुई। अब देखो, ये भिंडरेवाला कौन है और ये पिक्चर में कैसे आया, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, 1978 में भिंडरेवाले की एंट्री हुई। पूरे सिनेरियो में निरंकारी एक सेक्ट है, और निरंकारी सेक्ट के लोग अपने आप को सिख मानते हैं। लेकिन निरंकारी लोग अपने आप को सिख तो मानते हैं, लेकिन वो लिविंग गुरु में विश्वास रखते हैं। एंड अदरवाइज अगर हम देखें, सिखिज्म में लिविंग गुरु का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अभी तक 10 गुरु हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको 11th गुरु की संज्ञा दी गई है सिखिज्म में। सो जो निरंकारी की मान्यता थी वो कुछ सिखों के अकॉर्डिंग गलत थी। सो उस टाइम पे भिंडरा वाले काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे निरंकारी सेक्ट का, और भिंडरा वाले ने एक स्पीच दी निरंकारी सेक्ट के अगेंस्ट। उस स्पीच के टाइम पे भिंडरा वाले ने समर्थक कहाँ पहुंच गए? वहां पे पहुंच गए जहां पे निरंकारी सेक्ट के लोगों की क्या चल रही थी? मीटिंग्स चल रही थी, या फिर हम कहें एक मोर्चा चल रहा था। ओके, सो वहां पे क्या हो गया? क्लैश हो गया, और 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। देखो, धीरे धीरे अब भिंडरे वाले का इमर्जेंस जो है वो होने लगा। भिंडरे वाले का इमर्जेंस जो है होने लगा, और वो पंजाब की पॉलिटिक्स में आने लगे, और उनकी चर्चा होने लगी। वैसे वो एक रिलीजियस लीडर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी डायरेक्ट खालिस्तान की मांग नहीं की थी। बट इनके एक्शन कुछ ऐसे थे, जैसे एक बार उनसे पूछा गया कि आप, मतलब एक रिपोर्ट न्यूज में, एक न्यूज रिपोर्टर के तहत उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि आप क्या डायरेक्ट खालिस्तान की मांग कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं मांग कर रहा, लेकिन अगर ऑफर किया जाएगा तो मैं इनकार नहीं करूंगा। उनसे पूछा गया कि आप इंदिरा गांधी से मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता। मतलब इनके एक्शंस काफी ज्यादा विरोधी थे, और इनके बयानों से जो हार्मनी थी हिंदू और सिख्स के बीच में, वो टूटने लगी। और जो लोग सिख एक्सट्रीज्म का विरोध कर रहे थे, जैसे लाला जगत नारायण, जो पंजाब केसरी के संपादक थे, उनकी हत्या कर दी गई। और 1983 में क्या हुआ? 1983 में क्या हुआ कि एक बस को रोका गया, उसमें से पहचान की गई कि कौन कौन हिंदू है, और उन्हें मार दिया गया। तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट सामने आने लगे, और हद तो तब हो गई जब भिंडरे वाले ने गोल्डन टेम्पल के जो प्रेमिसेस का अकाल तख्त है, इस प्लेस को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बना दिया। और अकाल तख्त वो प्लेस है जहां पर सर्मन्स जारी किए जाते थे गुरुओं के द्वारा। और जब कोई सिख वॉरियर्स वॉर लड़ने जाते थे तो यहाँ से गुरुओं का आशीर्वाद लेकर जाते थे। एक टाइम वो भी आया जब भिंडरे वाले को अरेस्ट भी किया गया। वो हरियाणा के गुरुद्वारे में गए थे, और हरियाणा के सीएम उनको अरेस्ट करना चाहते थे बिकॉज वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उससे पहले वो पंजाब वापस आ गए। लेकिन
जब उन्होंने बोला कि आप लोग मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और उनकी शर्तें क्या थी? उन्होंने बोला मुझे जो लोग मतलब जो पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे उनकी दाढ़ी लंबी होनी चाहिए, मतलब वो प्योर सिखिज्म को मान रहे थे। और बेसिकली एक देखो, उन्होंने डिमांड्स रखी और उनकी डिमांड्स को फुलफिल भी किया गया उस टाइम पे, उस टाइम के गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जान लेते हैं। देखो 1984 में क्या हुआ, सिचुएशन जो थी पंजाब में वो और ज्यादा अनटेनेबल हो गई गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि बिकॉज जो हिंदूज हैं उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा वायलेंस होने लगा और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की डेथ होने लगी। एक बार 1983 में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को मारा गया जब वो गोल्डन टेम्पल पे प्रे करने गए थे और उनकी डेड बॉडी को डीके करने के लिए छोड़ दिया नाले में। लोकल पुलिस स्टेशन कुछ कर ही नहीं पाई, वो वहां पे जाके मतलब वो अंदर उन्होंने उनको उठाने की हिम्मत ही नहीं की, बिकॉज वो डर भी रखे थे और उनको सिंपैथी भी थी भिंडरे वाले के कॉज से। देखो लेट केपीएस गिल जो डीजीपी थे पुलिस, पंजाब पुलिस के, उन जिनको क्रेडिट दिया जाता है पंजाब मिलिटेंसी को अंडर कंट्रोल लाने का, उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में लिखा भी था कि रेगुलर मतलब बॉडीज को मारा जाता था, उनको बहुत बुरे कंडीशन से स्टैब किया जाता था और गटर्स और सीवेज में फेंक दिया जाता था। सो इंदिरा गांधी ने फेटफुल डिसीजन लिया और इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल से फ्लश आउट कीजिए और उनको फ्लश आउट करने के बाद न्यूट्रलाइज कीजिए भिंडरेवाला को। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो जून 1 1984 में शुरू हुआ और देखो भिंडरेवाले की तरफ से काफी ज्यादा रेजिस्टेंस भी हुई। जो आर्मी ऑपरेशन था वो लार्जर हुआ और उसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई और जो सिखिज्म की होली श्रीन है वहां पे बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट भी हुई। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 83 इंडियन आर्मी सोल्जर्स की डेथ हुई, 249 इंजर्ड हुए ऑपरेशन में, टोटल 493 मिलिटेंट्स और सिविलियंस की डेथ हो गई ऑपरेशन में। देखो बोला जाता है कैजुअलिटीज इससे ज्यादा थी। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद क्या हुआ? जब ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो सक्सेसफुली हो गया, भिंडरेवाले की डेथ हो गई, लेकिन उसकी वजह से सिख कम्युनिटी बहुत बुरी तरीके से वाउंड हुई अराउंड द वर्ल्ड। जो खालिस्तान की डिमांड थी वो और बढ़ गई। अक्टूबर 31 1984 में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा। ये इस चीज ने ट्रिगर किया वर्स्ट कम्युनल वायलेंस सिंस पार्टीशन। देखो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के अराउंड 8006 को मसाकार किया गया था मैसिव एंटी सिख स्ट्रीट वायलेंस में। उसके बाद सिक्स नेशनलिस्ट जो बेस थे कनाडा में, उन्होंने एयर इंडिया फ्लाइट को ब्लू कर दिया था जिसमें 329 लोग थे और ये माना जाता है कि ये भिंडरा वाले किलिंग का बदला लेने के लिए किया गया। पंजाब ने बहुत बुरा वायलेंस देखा जो कि हब बन गया था इंसर्जेंसी का, जो लास्ट किया 1995 तक। मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा टू कॉज इंटरनल अनरेस्ट इन इट्स नेबरिंग कंट्री। अब देखो ये जो वायलेंस था उसने अपनी टोल ली और बल्क जो था पॉपुलेशन का वो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट टर्न हो गया और इंडिया जो है वो टुवर्ड्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ा। अब क्या स्टेटस है खालिस्तान मूवमेंट का? देखो पंजाब में काफी लंबे टाइम से पीस है, ये जो मूवमेंट थी वो सिख कम्युनिटी के अंदर अभी भी है। इंडियन एक्सप्रेस ने 2021 में ये बताया कि जो डायस्पोरा है वो कंपोज करता है प्रीडोमिनेटली ऑफ पीपल, मतलब बेसिकली ये है जो रहना ही नहीं चाहते इंडिया में, उनकी डिमांड है खालिस्तान को लेके। और वो लोग जिन्होंने ये मासकर को देखा ही नहीं, जो पहले इतना वायलेंस हुआ था, उन लोगों का मानना है कि खालिस्तान होना चाहिए। जिन्होंने वो मासकर देखा, जिन्होंने देखा गोल्डन टेम्पल में कितने लोगों की डेथ हुई और कैसे हिंदुओं को मारा गया, वो लोग नहीं चाहते कि अलग से खालिस्तान बने। सो बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है जो कि अभी भी पास्ट पे क्लिंच कर रखी है और स्मॉल माइनॉरिटी सिग्निफिकेंट नहीं, बट बिकॉज इस इशू को काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिल रही है। सो वो कुछ लोग अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को रखने के लिए खालिस्तान की सपोर्ट करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं। So guys, that was all about Khalistan movement. I hope I've covered each and everything about Khalistan movement. I hope you like this video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivates me to make more and more videos, that too on time, and that is why I'm making every day. Like every day, I'm putting one video. Thank you, everyone.